चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम यहाँ पे अगेन CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 के पेपर डिस्कशन के लिए यहाँ पे हम मिले। सो जो आपका पेपर नंबर 1 है JIGL, इसमें दिसंबर 24 का आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये सारी डिटेल्स दे दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें यहाँ पे आज नहीं कवर करने हैं। रीज़न बीइंग कि आपको पता ही है कि दिसंबर 25 ऑनवर्ड्स जो सिलेबस है उसमें टॉपिक्स कट डाउन किए गए हैं, और JIGL वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये डिलीट हुए हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो ये सारे टॉपिक्स जो है अब आपके दिसंबर 25 के एग्ज़ाम से नहीं कवर होने वाले। इंस्टीट्यूट इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। तो जो दिसंबर 24 का पेपर था उसमें तो ऑब्वियसली टॉपिक्स पूछे हुए थे, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं सॉल्व करने यहाँ से वो पहले क्लियर करा देता हूँ, फिर हम बाकी की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। दिसंबर 24 में सबसे पहला क्वेश्चन जो कैंसिल है वो आपको मिलेगा डायरेक्टली सेक्शन नंबर 5। सेक्शन 5 में जो क्वेश्चन 5 का C पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन इन सेक्शन 5, व्हाट डू यू मीन बाय लीज, वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से पूछा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, तो वो हम अब नहीं डिस्कस करेंगे तो चलेगा। डिस्कस करवा के कोई सेंस नहीं है, जो आपके एग्जाम में वो आने वाला नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसका A, B और D। A है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में से, B है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से, और D है इंडियन स्टैम्प एक्ट से। तो ये सारे कवर अप नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन जो हैं इस पेपर के हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए अगेन जैसे हमने लास्ट लेक्चर भी जून 25 वाला भी डिस्कशन किया था, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे, कौन से चैप्टर में से कितना पूछा हुआ है, क्या केसेस आए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों पे बातें हुई थी। वैसे हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हम लास्ट टाइम भी बात कर चुके हैं कि केस के फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा डिटेल्ड या कॉम्प्लिकेट करने की कितनी बार कोशिश करते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को साइड पे रखें, बाकी के सेक्शन जो है वो पहले स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम वही चीज़ एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 को आप स्किप करके आगे बढ़ो। क्वेश्चन 1 का जो A पार्ट है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, B है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, उसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 से आप स्टार्ट करो। कंपेरेटिवली आपको सिंपल लगेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला गेम हो गया ना। एक तो स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्रीहेंशन दे देंगे, कॉम्प्रीहेंशन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बेसिस पे 2-2 मार्क्स के इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, 5 क्वेश्चंस पूछे, हर एक क्वेश्चन के लिए आप बार बार रेफर करोगे, फिर सोचोगे, फिर लिखोगे। अच्छा, कुछ पॉइंट्स पैराग्राफ में भी नहीं होंगे, जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा होगा वो पर्पसफुली कर रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट करने की कोशिश की जा रही है इन द इनिशियल आवर ऑफ योर एग्जाम। तो वो करने से बेटर है कि हम वो ट्रिक में ना फंसें, हम पहले पीछे के सेक्शंस ले लें और उसमें से जो डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस है वो हम सॉर्ट आउट कर लें। तो जो रीडिंग टाइम आपको मिलता है स्टार्टिंग का 10 से 15 मिनट, वो आपको इस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना है, टू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले आराम से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो, एक एक सेक्शन को एनालाइज करो, कौन से चैप्टर में से क्या क्या पूछा गया, उसका थोड़ा सा एक मैप बना लो माइंड में, और जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं जिसमें आपको लग रहा है कि डायरेक्ट पूछा है, ये ईजी पूछा है, मुझे आता है, उस सीक्वेंस में अपना पेपर आप जो है प्लान कर लो कि पहले मुझे ये सेक्शन कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे पे आऊँगा। और जो चीज़ें आपको रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या जो होता है ना अपने लिए थोड़े टफ चैप्टर्स हो गए होंगे, उसमें से अगर कुछ पूछा है तो उसको आप लास्ट में रखो। और ये जो आपका सेक्शन नंबर 1 है इसको तो आप डेफिनेटली लास्ट के लिए बचा के रखो। बाकी का पहले आप 80 मार्क्स का पेपर जो है वो सिक्योर कर लो, फिर इसमें से आप आराम से लिखते रहो। टाइम कम बचा होता है तो दिमाग अपने आप तेज़ दौड़ने लग जाता है लास्ट में, तो फटाफट आप कुछ ना कुछ तो लिख भी पाते हो। तो 20 मार्क्स को अपने एंड में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, स्क्रीन पे देख लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा। ये है आपका दिसंबर 24 का JIGL का पेपर, जो इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन आंसर है, मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट सेक्शन को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। गाइडलाइन आंसर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड करके फ़ोन में भी देख सकते हैं, प्रिंट आउट करवाना हो तो वो भी ऑप्शन है, जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसा हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन 2 का फर्स्ट A, दिस इज़ 5 मार्क्स, 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं 5-5 मार्क्स के लिए। जो पहला वाला आपका क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है, डिस्कसिंग द केस ऑफ राइलन वर्सेस फ्लेचर, स्टेट द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। रेयांश ओन्स अ लार्ज वेल मेंटेन्ड डॉग विच इज़ केप्ट इन अ सिक्योर केनल इन रेयांश बैकयार्ड। मतलब राइलन वर्सेस फ्लेचर का तो रेफरेंस आपको पहले ही देके एक हिंट दे दिया कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है।
तो द आंसर इज लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ठीक है, उस चैप्टर में पूछा हुआ है। रायलेन वर्सेस फ्लेचर में हमने वो मिल वाला केस देखा था जहाँ पे एक मिल का ओनर है, एडजेसेंट प्रॉपर्टी में उसकी अंडरग्राउंड कोल माइन है, माइन में पानी चला गया क्योंकि मिल में उसने एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवाई, जो वाटर टैंक बहुत बड़ी थी और नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड की कैटेगरी में नहीं थी। तो आप अपनी प्रेमाइसिस में जो भी करें अपने रिस्क पे, अपने पेरिल पे करिए, उसकी वजह से अगर आपके नेबर्स को नुकसान होगा देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये हमने इसका कंक्लूजन देखा था। यहाँ पे रियांश जो है उसने एक बहुत अच्छा सा वेल मेंटेन्ड डॉग जो है उसको रखा है और बैकयार्ड में उसका घर वर बना के रखा हुआ है। द कैनल, कैनल मतलब जो डॉग का हाउस होता है ना, उसको ऑफिशियली या फॉर्मली कैनल बोला जाता है। द कैनल हैज़ अ गेट विच इज जनरली लॉक्ड एंड हैज़ अ हाई फेंस टू इंश्योर दैट द डॉग डज नॉट एस्केप। पूरी कोशिश की उसने कि डॉग जो एस्केप ना करे। वन डे वेदांत, अ नेबर, क्लाइम्स ओवर द फेंस एंड ओपन्स द कैनल गेट allowing the dog to run free. The dog then bites Karthik, another neighbor who was walking by. Karthik files a suit for damage against Reyansh under the law of torts. Is Reyansh liable for the damages under the rule of strict liability? देखिए ये उन्होंने ना एग्जैक्ट जो पॉइंट है थियरी में उसी को यहाँ पे क्वेश्चन बना के सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम दे दिए। अगर आपको रायलेन वर्सेस फ्लेचर वाला जो आंसर है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाला ध्यान हो, उसके एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शंस में लिखा था एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी तीसरे की वजह से अगर किसी को नुकसान होता है। जैसे यहाँ पे रियांश जिसका डॉग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉग किसी को बाइट ना करे, सेफ्टी जो नेबर्स की होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। उसने वो डॉग का हाउस अलग से बनाया, उसको फेंसिंग करा के रखा, गेट लॉक रखा, सब कुछ किया। ये थर्ड पर्सन जो है, क्या नाम था, वेदांत, इसने पर्पसफुली जाके उसकी प्रेमाइसिस में एंटर करके वो डॉग को ओपन कर दिया और रोड पे छोड़ दिया। अब वो डॉग ने किसी थर्ड पर्सन को काट लिया। अब जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि ये थर्ड पार्टी के एक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। इसमें वो रियांश जो है उसकी डायरेक्ट मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ से समझ में आता है कि जो सूट फॉर डैमेजेस की बात हो रही है वो सस्टेन नहीं करेगी। और ये देखिए प्रेजेंटेशन कैसा होगा। बात हुई थी स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी की, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आंसर, स्ट्रक्चर्ड और सिंपल, मतलब ऐसा कुछ ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे प्रेजेंटेशन करें। स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी आप पहले वो समझा दो। रायलेन वर्सेस फ्लेचर का जो रूल है उसका रेफरेंस दे दो जो आपके बुक में भी है। फैक्ट्स ऑफ द केस देखो, मिल ओनर, कॉन्ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें, रिजर्वोयर, वही केस रायलेन वर्सेस फ्लेचर पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि फिर आपको रेफरेंस देना है तो आप आंसर के कंटेंट में प्रोविजंस में क्या लिखेंगे, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसके बाद जब पूरा केस समझा दिया फिर वो पॉइंट आया थर्ड पार्टी वाला। इफ द हार्म हैज़ बीन कॉज ड्यू टू द एक्ट ऑफ द स्ट्रेंजर who is neither defendant servant nor agent nor the defendant has any control, the defendant will not be liable. दूसरे केस का रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बेसिस पे बोला गया तो इंटेंशनली किया गया है, तो डॉग ओनर की मिस्टेक यहाँ पे नहीं है। अगर डॉग ओनर ने अपने डॉग को प्रॉपरली जो है उसके हाउस में नहीं रखा होता, कैनल में नहीं रखा होता, या ओपन छोड़ दिया होता तो उसकी मिस्टेक काउंट होती, अदरवाइज काउंट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको बोली हुई है। थर्ड पार्टी वाला जो पॉइंट मैं बता रहा था यहाँ रेफरेंस में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड जो केस है क्वेश्चन 2 का बी। चलिए क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे देखना है तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, Mahendra is an accused in a high-profile murder case. The investigating authority want to conduct a narco-analysis test without his consent to obtain evidence. Mahendra's advocate argue that the use of this test violates his fundamental right with reference to Selvi versus State of Karnataka, AIR 2010 Supreme Court. Discuss as to whether the use of narco-analysis test on Mahendra without his consent constitute a violation of his fundamental rights. Is this right available to all the people या all persons? तो यहाँ पे बोला है हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, ऑथोरिटीज़ को नार्को टेस्ट करना है एविडेंस निकालने के लिए। अब नार्को टेस्ट के लिए उसका कंसेंट लेने की बात आई कि भाई जिसका नार्को टेस्ट कर रहे हो उसको पूछो तो सही, तो उसका कंसेंट नहीं लिया जा रहा है, ये पॉइंट है। तो अब क्या विदाउट कंसेंट नार्को टेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके लिए बोला कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पास क्या राइट्स हैं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 20 सब आर्टिकल 3 विच इज़ रिलेटेड टू the point where no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself। ये सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट वाली बात है कि आपको खुद के ही खिलाफ जो है विटनेस नहीं बनाया जा सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने मर्डर किया और आप ही से बुलवा ले और वो स्टेटमेंट ही यूज़ कर ले।
कन्फेशन इज़ वन थिंग, लेकिन कन्फेशन के साथ स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना नेसेसरी है। तो उसका रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एन अक्यूज्ड कैन नॉट बी कंपेल्ड टू स्टेट एनीथिंग विच गोज अगेंस्ट हिम, बट इट इज़ टू बी नोटेड दैट अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू दिस प्रोटेक्शन ओनली व्हेन ऑल द 3 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। क्या कंडीशंस है वो? दैट ही मस्ट बी अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, देयर मस्ट बी अ कंपल्शन टू बी अ विटनेस, एंड सच कंपल्शन शुड रिजल्ट इन हिज गिविंग एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर वो एविडेंस देता है तो एविडेंस के बिना किसी को आप खुद ही के खिलाफ विटनेस नहीं बना सकते, इम्प्लाइड है। इफ द पर्सन वॉज नॉट एन अक्यूज व्हेन ही मेड अ स्टेटमेंट और द स्टेटमेंट वॉज नॉट मेड एज अ विटनेस और इट वॉज मेड बाय हिम विदाउट कंपल्शन and does not result as a statement against himself, then the protection available under this provision does not extend to such person. The right against self-incrimination protects a person who have been formally accused as well as those who are examined as suspect in criminal cases. It also extends to cover witnesses who apprehend that their answers could expose them to criminal charges in the ongoing investigation or even in cases other than the one being investigated. In this given situation, the investigating authority wanted to conduct a narco-analysis test without Mahendra's consent to obtain evidence against himself. This is violation of his fundamental right. तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया ना, कि आप अक्यूज से ही बुलवा रहे हो कि उसी ने क्राइम किया है, जबकि आपको उसके खिलाफ सबूत ढूंढ के लाने पड़ेंगे या कोई और एक्सटर्नल एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। आप उसको मार पीट के, डांट डपट के, दवाई खिला के, नार्को टेस्ट करवा के कुछ भी बुलवा लोगे और वही प्रूफ यूज़ कर लोगे तो वो रेलेवेंट नहीं होना चाहिए। वैसा है, दैट विल लीड टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 उसके बारे में ना बोलता है। Therefore, the use of narco analysis on Mahendra without his consent would constitute a violation of his fundamental rights under Article 20, sub-article 3. This fundamental right under Article 20, sub-article 3 is available to all persons, whether citizens or non-citizens. तो ये भी अच्छा पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि भाई नॉन सिटीजन्स जो है, इंडिया के सिटीजन नहीं है, क्या वो भी ये चीज़ क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। आर्टिकल 20 अपने नोट्स में है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात मैंने आपको बताई थी, हमने देखा भी था कि भाई किसी को खुद ही के खिलाफ आप विटनेस बना के खड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डरा धमका के, मारपीट के उसके खिलाफ उसी से लिखवा देंगे, फिर वो बोलेगा यार कोर्ट में जाके कि पुलिस ने ज़बरदस्ती की, तो दैट इज सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वो नहीं चलेगा। और नार्को टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, नार्को टेस्ट ऐसे नहीं हो सकता, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट बोलते हैं वो है। तो नार्को टेस्ट के लिए हायर कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है, हाई कोर्ट मिनिमम, उनकी परमिशन के बिना ये नहीं होता है। और जो सामने जो पर्सन है उसका कंसेंट भी नेसेसरी, बोले हाँ मैंने कुछ नहीं किया है, आप कर लो नार्को टेस्ट, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, तो एक बात अलग है, बट विदाउट परमिशन ये चीज़ पॉसिबल नहीं। चलिए, तो ये भी एक क्वेश्चन आपका कवर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2C के ऊपर। दिस इज अ केस ऑफ A filed a suit against B in 2019 claiming that B had wrongfully evicted him from a property, मतलब बोला B ने मुझे प्रॉपर्टी से निकाल दिया था गलत तरीके से। The court in its judgment in 2021 ruled in favor of B, stating that the eviction was lawful and dismissed A's claim। ठीक है, A हार गया केस, कोर्ट ने बोला नहीं नहीं आपको सही किया, आपको निकाल के। In 2023 A files a new suit against B on the same grounds, seeking to reopen the case. B argues that the new suit is barred under the CPC. Discuss what are the requirements necessary for applicability of the principle of res judicata। तो क्वेश्चन को घुमाया नहीं है, एक छोटी सी स्टोरी देके ना सीधा मेंशन कर दिया कि बात हो रही है रेस जुडिकेटा के। अब रेस जुडिकेटा आपने पढ़ा हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड में, सेक्शन नंबर था 11, ठीक है, उसमें बोला हुआ था व्हाट इज रेस जुडिकेटा। एक ही गलती के लिए किसी को बार बार सज़ा नहीं दे सकते, एक केस जिसका जजमेंट आ चुका है बार बार उसी के बारे में फिर से केस फाइल नहीं कर सकते, ये मेन स्टोरी थी। अब देख लो प्रेजेंटेशन अगेन सेम, पहले आपको सेक्शन का एक्ट का नाम देना पड़ेगा, डॉक्ट्राइन के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, देन आप समझा दो कि एग्जैक्टली उस डॉक्ट्राइन में बोला क्या है, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। फिर सिचुएशन क्या है, देखो ये पूरा पार्ट जो है ना, ये केस को कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्वेश्चन में से, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ। फिर से वही बात समझाइए, पॉइंट वाइज इसको मेंशन किया। कंक्लूजन तो लिखा ही नहीं, इसी में कवर कर लिया कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन वही है कि भाई आर्ग्यूमेंट वैलिड है, ऑलरेडी जिस चीज़ का जजमेंट आ चुका है उसी के ऊपर वापस सेम केस फाइल करके कोई फ़ायदा नहीं है।
तो जो डिसीजन है वो मिस्टर बी के फेवर में गया कि भाई फैसला हो चुका है। ए ने जो वापस केस रीओपन करवाने की बात की, देखो कोई नए ग्राउंड्स हो, कोई नए एविडेंसेस हो, क्रिमिनल मैटर्स में ऐसा होता है तो बात अलग होती है, बट विदाउट एनी न्यू पॉइंट इन द केस आप बोलो नहीं यार वापस से केस रीओपन करो, तो बार बार रीओपन करवाने से डिसीजन चेंज होने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है जिससे रिपीटेशन ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, या रीफाइलिंग नहीं होता है, दैट इज़ द मेन इशू। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 या सेक्शन नंबर 2 पूरा कंप्लीट, जिसमें से एक क्वेश्चन टॉर्ट्स में से था, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से था और एक सीपीसी में से था, ये हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। कुछ किसी को नहीं क्लियर हुआ है, कुछ पूछना है तो बता दो। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, A is the owner of a field. He decides to sell it to B. There is a right of way from the field that only A has knowledge of, but he conceals it from B. मतलब एक्चुअली ऐसा है कि एक प्लॉट है, ज़मीन है और आप किसी को बेच रहे हो। अब उस प्लॉट में से एक जाने का रास्ता निकलता है। राइट ऑफ वे मतलब एक रोड हो गया, एक सड़क हो गई, या एक रास्ता हो गया, पैसेज हो गया जिसमें से कोई भी जा सकता है, बट इसके बारे में ए को ही पता है, बी से उसने छुपाया। डिस्कस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसाइंडेड बाई बी, व्हाट आर द कंडीशंस वेयर द कोर्ट में रिफ्यूज टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। चलो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन आ गया डायरेक्टली, और इसमें इन्होंने सेक्शन 27 स्पेसिफिक रिलीफ भी कोट कर दिया। अब कंबाइन पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट की बात भी हो रही है, स्पेसिफिक रिलीफ का मैटर भी है। अब अगर स्पेसिफिक रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर एग्जाम में पूछना नहीं चाहिए, बट आई थॉट कि चलो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है तो उस सेंस में इसको देख सकते हैं। ज़्यादा फिर उसको डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ बेसिक समझ लेते हैं। मेरे हिसाब से तो वैसे नेसेसरी नहीं है, पूरा बेस ही उसका स्पेसिफिक रिलीफ है। रेसिशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो बात ठीक है, चलो मैं कंक्लूड करा देता हूँ, डेप्थ में नहीं जाते हैं। कंक्लूजन यही रहा कि भाई आपको बताना चाहिए था, बी इज एंटाइटल्ड टू हैव दैट कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड एज कंसीलमेंट ऑफ एक्ट्स मे बी कवर्ड अंडर मिस रिप्रेजेंटेशन। तो उस हिसाब से वॉइडेबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, तो रेसिशन का जो राइट है वो बायर को मिलना चाहिए। बस ये मेन स्टोरी है, तो डेप्थ में मत जाओ, जाने दो, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3B। अमन एंड मनीष हैव अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, द डिस्प्यूट अरोज व्हेन अमन वॉज 8 years old। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में। अमन वॉन्ट्स टू फाइल अ सिविल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ possession of the immovable property against Manish. Limitation Act specifies a limitation period of 12 years for the recovery of possession in such disputes. However, since Aman was a minor and the limitation period commenced, how much time does he have to file a suit after the cessation of his minority under the Limitation Act? Explain what happens when there is a joint entitlement of filing a suit or application. Okay, मैटर माइनर वाला है, डिस्प्यूट माइनर का है, प्रॉपर्टी के इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्प्यूट है। ऐसे मैटर्स में रिकवरी के लिए 12 साल का टाइम होता है, ये लिमिटेशन एक्ट बोलता है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो कितना टाइम अमन को मिलेगा, क्योंकि 8 साल का तो वो था, अगर वो माइनर है तो 18 ईयर्स तक फिर वो केस अपने नाम से फाइल नहीं कर सकता, मतलब 10 साल का मार्जिन और 12 साल का टोटल लिमिटेशन पीरियड। तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट कब होगा, 18 के बाद स्टार्ट होगा या फिर 8 ईयर्स की एज से ही स्टार्ट हो गया, कैसे काउंट करें वो प्रोविज़न हमें देखना है। आप थोड़ा याद कर लो, लिमिटेशन एक्ट में आपने इसके बारे में क्या पढ़ा है, कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, सफिशिएंट कॉज, सेक्शन 6, सेक्शन 7, वो सारे पॉइंट्स रिलेट हो सकते हैं। इन्होंने क्या रिलेट किया वो देखें। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अलाउज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टन केसेस ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन। दिस इज नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट, ओके, इन्होंने सारा समझा दिया पूरा प्रोविजन। फिर सेक्शन 6 टू सेक्शन 8 का रेफरेंस भी आ गया, लीगल डिसेबिलिटी। उसमें हमने देखा था माइनर, इनसेन पर्सन, ये एग्जांपल्स थे, तो वो पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए दिख रहे हैं। सेक्शन 6 और 8 की बात की है, सेक्शन 7 का रेफरेंस भी दिया हुआ है, देख लेते हैं और आगे डायरेक्टली सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं। सेक्शन 8 की वो 3 इयर्स वाली अगर कंडीशन आपको याद हो तो इन्होंने इसको रिलेट कराया हुआ है। सेक्शन 8 में हमने देखा था कि अगर
लीगल डिसेबिलिटी कोई क्लेम करता है सेक्शन 6 में या सेक्शन 7 में, तो उसकी डिसेबिलिटी एंड होने के बाद उसको मैक्सिमम 3 इयर्स का टाइम मिलेगा, ये सेक्शन 8 बोलता है। बट इसमें एक हाउएवर करके प्रोविजो था और मैंने आपको लिखवाया भी है कि वो इंपॉर्टेंट है। प्रोविजो में ऐसा बोला था कि अगर ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड इस ड्यूरेशन से ज़्यादा है तो विच एवर इज़ हायर विल बी प्रिफर्ड। मतलब ये फॉर्मूला जैसा मैंने आपको लिखवाया था, लीगल डिसेबिलिटी का ड्यूरेशन प्लस 3 इयर्स एंड कंपेयरिंग दैट विद द ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड विच एवर इज़ हायर। तो ये रेफरेंस यहाँ पे भी दिख रहा है। अब थोड़ा तो आपको याद होना चाहिए, मैं पूरा टॉपिक यहाँ पढ़ाने बैठूंगा तो आपका डिस्कशन खत्म ही नहीं होगा। ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। बोला यहाँ पे, इन द गिवन सिचुएशन द डिस्प्यूट अरोज व्हेन अमन वाज 8 years old. Aman wants to file a civil suit for recovery against Manish. Section 5 allows the extension of the prescribed period in certain cases and sufficient cause being shown. According to Section 6, where the prescribed period of limitation expires before the cessation of disability, for instance, in this given situation, before the attainment of majority, the minor will no doubt be entitled to a fresh period of limitation from the cessation of his minority, subject to the condition that in no case the period extended shall by virtue of Section 8 exceeds 3 years from the cessation of disability, that is cessation of minority. अब बोला है कि देखो माइनॉरिटी जो है वो लीगल डिसेबिलिटी है, सेक्शन 6 में भी लिखा है, 7 में भी लिखा है। तो अगर आप सेक्शन 6 के हिसाब से लीगल डिसेबिलिटी में माइनॉरिटी क्लेम कर रहे हो तो लीगल डिसेबिलिटी खत्म कब होगी, जब आप 18 के हो जाओगे, तो वहाँ से आपको मैक्सिमम 3 years मिल सकते हैं। ये सेक्शन 8 यहाँ पे कंक्लूड कर रहा है। Aman can only get 3 years from the cessation of disability, that is cessation of minority, to file a civil suit by virtue of Section 8 of the Limitation Act. Hence, Aman must file a suit within 3 years of his cessation of minority. तो वो बात तो समझ में आई गई। सेक्शन 7 दूसरी सिचुएशन है। उन्होंने एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि जॉइंट एंटाइटलमेंट हो तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखा था कि सेक्शन 7 इस बारे में बात करता है कि जहाँ एक से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हो और उनमें से कोई एक लीगली डिसेबल्ड हो लेकिन बाकी के ओके हों, तो फिर डिपेंड करेगा कि वो जो लीगली डिसेबल्ड पर्सन है वो मेन पार्टी है या नहीं है। अगर वो मेन पार्टी है तो फिर उस सिचुएशन में उसके लिए वेट करेंगे, और अगर वो मेन पार्टी नहीं है तो फिर बाकी के लोग उसके बिहाफ पे केस फाइल करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई थी। सेक्शन 7 देख लो, यही सारी बातें आपको यहाँ समझा रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर नॉर्मल सिचुएशन है, सिर्फ माइनर अकेला ही पर्सन है जो एप्लीकेंट है, तो लीगल डिसेबिलिटी का बेनिफिट वो क्लेम करने जाएगा। और देखो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे ना, चलो केस समझा देता हूँ मैं सर। सेक्शन 8 का जो इम्पैक्ट था, जो मैं आपको बता रहा था अभी, वही कंडीशन है लीगल डिसेबिलिटी प्लस 3 years। दूसरा है ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड। मैंने आपको बोला इन दोनों में से विच एवर इज़ हायर या विच एवर इज़ मोर। लीगल डिसेबिलिटी उसकी कब तक रही? 8 साल का था, जब तक 18 का नहीं हो जाता तब तक 10 साल, और उसके बाद 3 साल। तो ये कितना हो गया? 13 साल का ड्यूरेशन टोटल हो गया। अगर ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड की बात करें तो वो कितना है? 12 साल। तो इन दोनों में से कौन सा देखा जाएगा? विच एवर इज़ हायर। तो इस वजह से वो 3 years का टाइम उसको वहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अगर ये माइनर मेन पर्सन नहीं था और भी लोग जॉइंट एंटाइटलमेंट में ओनरशिप में थे और उसके बिहाफ पे वो लोग भी केस कर सकते थे और वो मेजर है, तो फिर ये लिमिटेशन पीरियड का जो बेनिफिट है या 18 years तक वेट करना है वो नेसेसरी नहीं हो। तो सेक्शन 7 बोलता है बाकी के लोग केस फाइल कर दो, अपने टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, तो कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है, फिर अगर बेस्ट फ्रेंड या वो जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसके थ्रू करना है तो ऑप्शन रहेगा आपके पास, वो भी आप कर सकते हो। चलिए, तो ये पॉइंट्स हुए। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3C पे। Public authority received an RTA application demanding information about strategically placed troops and related information when the country was at war with one of its neighboring country. The authority denied its disclosure. It belonged to category which was exempted under RTA. डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो RTI की बात हो रही है और इन्फॉर्मेशन का नेचर आप देख रहे हो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। हमारी ट्रूप्स कहाँ लगी हुई है, दूसरे कंट्री है, वॉर चल रही है। देखो वो नेबरिंग कंट्री है, वॉर वाली सिचुएशन अपनी चलती रहती है और इलेक्शन आने से पहले तो कुछ ना कुछ होता है, वो हमें पता ही है। तो वही बात यहाँ पे रिलेट हो रही है। अब ऐसी इन्फॉर्मेशन आप RTA में मांग लो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस क्या है, तो ये तो आर्मी के अंदर भी सबको नहीं पता होगी। तो डेफिनेटली ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर ही होगी, और वही आंसर आपका यहाँ पे मुझे रिलेटेबल लग रहा है फॉर 5 marks। सर्टन कैटेगरी ऑफ इन्फॉर्मेशन हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर, डायरेक्ट आंसर है, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा है। और इसमें ये देखो सारे सब पॉइंट्स आपके नोट्स में हैं। देखो अभी तक ये क्वेश्चन 2 हमने देखा, क्वेश्चन 3 देखा, 2 सेक्शंस अपने खत्म हुए। दोनों ही सेक्शन में कोई क्वेश्चन बाहर से बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के कॉम्प्लिकेट करके नहीं पूछा है। तो JIGL
से स्टूडेंट्स जितना डरते हैं उतना डरने वाली बात लैंग्वेज को लेकर नहीं है। नो डाउट लीगल लैंग्वेज है, बट आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, नॉर्मल ग्रामर सेंटेंस फ्रेम करके समझा सकते हो। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात या पैनिक वाली बात यहाँ पे नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3C। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 के सामने 4A है, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर हैज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड clean drinking water to its residents as per the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1956. However, for the past 6 months, the residents of Ward number 12 have been complaining about the lack of clean drinking water. Despite repeated complaints to the municipal authority, no action has been taken. Patel, a resident of Ward number 12, decides to take legal action. He wants to file a writ petition in the Madhya Pradesh High Court to compel the municipal corporation to fulfill its statutory duty of providing clean drinking water to the residents of Ward number 12. What type of writ Patel can file? ओके, तो ये क्वेश्चन आपको पता चल ही गया होगा कौन से चैप्टर में से आ गया। दिस इज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने रिट पिटिशन के बारे में बात की है। अब देखो, अगर आप रिट्स को याद करने की कोशिश करो तो जो 5 रिट्स थी उसमें हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, ठीक है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और लास्ट में थी क्यू वारंटो। तो ये 5 रिट्स हमने देखी है। इन 5 में से एक रिट थी, दैट वाज द रिट ऑफ मैंडेमस, जिसमें इन्होंने ऐसी बात की थी कि अगर कोई सरकारी अथॉरिटी उनके कमिटमेंट्स फुलफिल ना करे, अपना काम ना करे, उस वजह से आपको इनकन्वीनियंस हो रही हो, तो यू कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 फॉर फाइलिंग अ रिट पिटिशन एंड टू कंपेल देम कि वो आपका काम करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैसी सिचुएशन दिख रही है। तो जो रेलेवेंट रिट यहाँ पे एप्लीकेबल है दैट इज़ द रिट ऑफ मैंडेमस वी कमांड। पहले इन्होंने रिट समझा दी। एक तो यार फॉर्मेटिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाती, एक लाइन नीचे ले लेते तो आंसर पढ़ने वाले के लिए ईजी होता, बट चलो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, आपको पहले रिट के बारे में समझाया। आप इंट्रोडक्शन में रिट पिटिशन का रेफरेंस दे सकते हो, ये आर्टिकल 226, 32, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर 5 रिट्स के नाम भी कोट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप डायरेक्टली मैंडेमस का रेफरेंस दो तो भी चले, बट आपको लगे मुझे नेम करना है, समझाना नहीं, नेम करना है तो आप कर सकते हो, या क्वान्टिटी बता सकते हो, दैट इज़ ओके। एकदम ऐसा आंसर वर्ड टू वर्ड इनसे मैच होना चाहिए नेसेसरी नहीं है। आपके पास जो कंटेंट है उसमें जो आपको रेलेवेंट लगे वो आप उसको लॉजिकली लिंक करवाओगे ना, मार्क्स अपने आप बनेंगे। तो ये दोनों रेट मतलब दोनों आर्टिकल्स के रेफरेंस दे दिए, मैंडेमस के रेट के बारे में बता दिया। एक्सेप्शंस भी बताए, मैंडेमस डज नॉट लाई अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, आर्टिकल 361, वेरी पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रैक्टिकली। बाद में कंक्लूजन। ठीक है, लास्ट में यही बोला हुआ है कि भाई आप चाहो तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। इसमें ये भी बात हाईलाइट की है, इट डज नॉट एड्रेस द रिपीटेड कंप्लेंट्स बाय द रेसिडेंट्स ऑफ वार्ड 12। ओके, मतलब रिपीटेड कंप्लेंट करना ही पड़ेगा कोई नेसेसरी नहीं है, आप डायरेक्टली मैंडेमस का रिट फाइल कर सकते हो। बट एक प्रैक्टिकल प्रोसीजर ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली मैंडेमस में जाओगे ना तो कोर्ट आपको बोलेगा भाई एक बार आपने एसएमसी को इन्फॉर्म किया, क्या पता उनको पता भी ना हो पानी साफ आ रहा है गंदा आ रहा है। तो एक बेसिक तो रहता है कि आप पहले एक बार कंप्लेंट ऑफिशियली कर दो, अगर वो लोग कोई एक्शन ना ले और फिर आप यहाँ पे आते हो तो ज़्यादा रेलेवेंट है। तो इन शॉर्ट आपके पास राइट तो है एक आध बार या फॉर्मल कंप्लेंट का प्रोसीजर फॉलो करने के बाद ही आपको यहाँ पे जाना चाहिए, ये रेलेवेंट बात है। तो 4A का जो पहला क्वेश्चन था वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिट पिटीशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं हर पेपर में, पिछला पेपर भी जो मैंने कराया था उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन के 3 से ऊपर क्वेश्चन थे। तो 10 से 15 मार्क्स का एवरेज कॉन्स्टिट्यूशन में से आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ये आपको यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका जॉइंट वेंचर क्या होता है, फॉरेन कोलैबोरेशन अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये टेक्निकल पार्ट कुछ नहीं, कुछ घुमाया हुआ नहीं है, डायरेक्ट कंटेंट आपको मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशंस, उस वाले पार्ट में से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023? लेटेस्ट कंटेंट आना ही था। पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन की बहुत बात हो रही है आजकल। सोशल मीडिया, एक तो अपना डेटा पहले हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, फिर हम चाहते हैं वो पर्सनल रहे, ठीक है, वैसा है। तो वो अपनी भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही है, लेकिन जो लीगल एक प्रिवेसी है वो तो मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया में दिखते हुए हम प्रिवेसी चाहते हैं, थोड़ा सा आयरॉनिक है,
कॉन्ट्राडिक्टरी है बट ऐसा ही है। तो आजकल हमें ही नहीं समझ आ रही हमें चाहिए क्या। चलिए देखें, ये है आपका आईटी एक्ट 2000, उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको रिलेट तो हो ही गया होगा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 नया कानून है, इसके रेफरेंस की बात यहाँ पे की हुई है। कैसे एक इंडिविजुअल को राइट मिलेगा उसका पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करने का, वो सब बातें यहाँ पे बता रखी है। डिजिटल फॉर्म में डेटा हो, नॉन डिजिटल फॉर्म में डेटा हो, उसको डिजिटाइज किया हो, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपका डिजिटल पर्सनल डेटा इंडिया के टेरिटरी के बाहर प्रोसेस होता है तो भी उसको यहाँ पे कवर किया जा सकता है, अगर वो इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और बिजनेस पर्पज़ के लिए वो डेटा बाद में यूज़ होता है तो। नॉट अप्लाई टू पर्सनल डेटा प्रोसेस बाय एन इंडिविजुअल फॉर एनी पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पस। कॉर्पोरेट वाला काम हो तो इसमें कवर होगा। पर्सनल डेटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय द डेटा प्रिंसिपल टू होम सच पर्सनल डेटा रिलेट्स और एनी पर्सन हु इज अंडर एन ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ। आपने खुद ही पब्लिक में डेटा दिया हुआ है, फिर आप कैसे कंप्लेंट करोगे कि पब्लिक में लीक कर दिया? भाई आपने खुद अपने ट्विटर पे रखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, वो बात हो गई। दूसरा ये है कि अगर आपकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको डेटा पब्लिकली अवेलेबल कराना पड़ेगा, जैसे कॉर्पोरेट डेटा होता है, कंपनी की वेबसाइट्स पे होता है, आपने बीएससी एनएससी को फाइलिंग में दिया होता है, तो वो इसमें कवर नहीं हो सकता, वो इम्प्लाइड है। एक्स एन इंडिविजुअल बाय ब्लॉगिंग हर व्यूज has publicly made available her personal data on social media. In such case, the provision of this act do not apply. हाँ वही हो गया ना, आप जो डेटा अपना सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, जैसे आपका इंस्टा आईडी है, ओपन है, अब ओपन इंस्टा आईडी आपने रखा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो भी कंटेंट है कोई भी देख सकता है। अब वो कोई कंटेंट देख रहा है और फिर आप बोल रहे हो कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, तो या तो आप अकाउंट प्राइवेट कर दो। हाँ, प्राइवेट अकाउंट होने के बाद कोई हैक कर ले वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है, तो वो पार्ट इसमें प्राइवेसी में आ सकता है। बट यहाँ जो डेटा आप सोशल मीडिया पे ओपन रख रहे हो उसको आप प्राइवेसी में काउंट नहीं कर सकते। यूट्यूब वीडियो अभी लेक्चर में यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो ये पब्लिक डोमेन में मैं खुद ही डाल रहा हूँ ना, तो प्राइवेसी वाली बात कहाँ से आ गई? अगर मैं चाहता हूँ कि पब्लिक डोमेन में ना रहे तो मैं उसको अनलिस्टेड या प्राइवेट रख सकता हूँ, पब्लिक नहीं रखूँगा, तो दोनों चीज़ें साथ में वर्क नहीं कर सकती। तो चलिए, आईटी एक्ट में से भी आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल चुका है। लेटेस्ट चीज़ों को गवर्नमेंट हमेशा या पेपर सेटर जो है यहाँ पे टारगेट करेंगे, बिकॉज वो देखना भी चाहते हैं कि जो अपडेट्स हैं लॉ में, जो प्रैक्टिस में अपडेट्स हैं, आपको उसके बारे में कितना आइडिया है, ये पॉइंट है। चलिए, तो 4th वाला क्वेश्चन या सेक्शन अपना हो गया। इसका ऑल्टरनेटिव है 4 कैपिटल ए। इसकी बात भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रवि हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रज अगेंस्ट गोविंद, ओ पुरानी दुश्मनी। आउट ऑफ स्पाइट रवि हैड फॉल्सली अक्यूज्ड गोविंद ऑफ थेफ्ट, झूठा इल्जाम लगा दिया, गुस्से में आके चोरी का इल्जाम लगा दिया। बेस्ड ऑन रवि's फॉल्स रिपोर्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड। ड्यूरिंग द ट्रायल द कोर्ट फाउंड दैट द एलिगेशंस वर बेसलेस, सब्सिक्वेंटली एक्विटेड गोविंद। आफ्टर एक्विटल, व्हाट रेमेडी डज गोविंद हैव अगेंस्ट रवि अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट? डायरेक्ट तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि टॉर्ट से दूसरा क्वेश्चन आया पेपर में, तो 10 मार्क्स का तो टॉर्ट हो गया यहाँ पे आपका। तो कोई भी छोटे चैप्टर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपके सामने है। अब देखो, किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, उस पर फॉल्स केस फाइल करना, ये हमने देखा हुआ है टॉर्ट्स में। अगर आपको एक टर्म याद आ रहा हो, आप याद कर लो, 1 सेकेंड कुछ स्ट्राइक होता हो तो, दैट वाज कॉल्ड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। किसी पे झूठा केस फाइल करना जानते हुए कि फेक केस है, बैड इंटेंशन, तो उसको हम बोलेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टली मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की, देख लो आपके सामने पूरा मैलिशियस प्रोसिक्यूशन समझाओ और लास्ट में उसका कंक्लूजन दे दो, तो बड़ा इजी आंसर हो गया। नेक्स्ट आंसर भी मुझे और इजी लग रहा है, मैंने ये टिक भी कराया हुआ है इंपॉर्टेंट वाले में, और ये पूछा है ऑलरेडी। मीडिएटर क्या होता है, मीडिएशन क्या होता है? मीडिएशन एक्ट 2023। फिर बोला आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। मीडिएटर मीडिएशन की डेफिनेशन के लिए अगर आप 1-1 मार्क भी अलॉट कर दो तो बाकी के 3 मार्क्स आपके डिफरेंस बिटवीन में मिनिमम जाएंगे वैसा, और हाफ मार्क के डेफिनेशन काउंट करो तो 4, तो 4 पॉइंट तो आपको 3 से 4 पॉइंट तो डिफरेंस के लिखने चाहिए, और मीनिंग समझाना चाहिए कि आर्बिट्रेटर और मीडिएटर में, या आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में डिफरेंस पूछा है तो प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो आपको प्रेजेंटेशन में ग्रामर वैसे यूज़ करनी चाहिए। डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। The general rule is that the opinion of a witness on a question, whether of fact or law, is irrelevant. However, there are some exceptions to the general rule. Witness evidence
अब आ चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। नाम याद करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। हिंदी में नाम है तो मैं थोड़े हिंदी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। अदरवाइज जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसे पास में बोला जाता था, तो ये आपके सामने है। तो वैसे तो बोला है विटनेस का ओपिनियन जो है वो इररिलेवेंट होता है, लेकिन फिर कुछ एक्सेप्शंस दिए जहाँ पे उसका ओपिनियन रिलेवेंट होता है। रेफरेंस इंडियन एविडेंस एक्ट का है, रीजन बीइंग कि दिसंबर 24 का पेपर है, तब BSA अप्लाई नहीं हुआ था, लेकिन कंटेंट वही है, सेक्शन नंबर चेंज हुए, लेकिन आपको पॉइंट वही मिलेगा। एक्सपर्ट का ओपिनियन रेलेवेंट होता है, एग्जामिनर का ओपिनियन रेलेवेंट होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसका ओपिनियन रेलेवेंट होता है। ये हमने पूरा देखा है। हैंड राइटिंग जिसको पता है, डिजिटल सिग्नेचर जिसने इशू किए हैं, वो ओपिनियन, कोई रिलेटिव फैमिली मेम्बर जो आपके हैंड राइटिंग पहचान ले, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, तो ये सब रेलेवेंट होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया, ऑल्टरनेट आंसर भी दे दिया। चलो, तो आपको ऐसा भी नहीं लगेगा सर पुराना वाला आंसर हमें डिस्कस करना पड़ रहा है, ये रहा नया वाला डाल दिया, तो वेरी गुड, अपडेट किया हुआ है। तो दोनों ही आंसर दिए, बट हम तो BSA वाला ही फॉलो करेंगे। इसी सेक्शन नंबर चेंज है, बाकी स्टोरी सेम ही है, तो मैं थोड़ा क्विकली इसको जाने दे रहा हूँ। वैसे तो ये आपका क्वेश्चन 4 का जो A पार्ट है, ऑप्शनल सेक्शन है, वो भी हमने कवर अप कर लिया। क्लियर? तो क्वेश्चन या सेक्शन नंबर 2, 3, 4 हमारे कंप्लीट विद ऑल्टरनेटिव्स। अब नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन या सेक्शन नंबर 5। इसमें बात हो रही है व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अरे वाह, डायरेक्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है, 1 and 2, 5 मार्क्स टोटल। ठीक है। रूल ऑफ लॉ वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश ज्यूरिस्ट A.V. डाइसी, ये तो खुद ही डाइसी है, विच ही गेव इन हिज बुक रूल ऑफ लॉ। चलो देखें, पहला आंसर तो डायरेक्ट ही है, 4 प्रिंसिपल्स सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिन लॉ कहाँ से बनते हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के बेसिस पे ऑर्डिनेंस पास होता है, नोटिफिकेशन सर्कुलर आते हैं, कोर्ट के डिसीजन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोट्स में से, मॉड्यूल में से, कुछ बाहर से नहीं पूछा है, तो ये तो आप कोट कर ही सकते हो। रूल ऑफ लॉ वाली जो बात है, उसके लिए ब्रिटिश ज्यूरिस्ट A.V. डाइसी का कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, और उन्होंने जो रूल डिफाइन किया वो बात यहाँ पे समझाई हुई है। देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है। 3 मेजर प्रिंसिपल्स जो है डाइसी ने दिए, उनकी बुक का नाम था रूल ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर, ये बात हम फॉलो करते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14 की याद आएगी आपको इससे। प्रीडोमिनेंस ऑफ अ लीगल स्पिरिट, मतलब होता है एक स्पिरिट या एक जो एक इच्छा शक्ति होती है, एक सिस्टम का पावर होता है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। कि भाई आप लॉज को अगर आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे, प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। वही बात यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है। लीगल स्पिरिट रिफर्स टू द जुडिशियल प्रेसिडेंट्स अपॉन एनी डिस्प्यूट रेज्ड बाय एन इंडिविजुअल। जब कानून में कुछ नहीं लिखा है तो जजेस अपने प्रेसिडेंट सुनाते हैं, वो प्रेसिडेंट इन स्पिरिट ऑफ लॉ, लॉ के फेवर में या कानून की रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए हमेशा दिए जाते हैं, और वो रेलेवेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं। तो बोला वो चीज़ जो है होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन 5 का B, A puts bait for dogs in his pocket and induces Z's dog to follow it. A dishonestly takes the dog out of Z's possession without Z's consent. Explain the offense committed by A under the Indian Penal Code 1860. ठीक है, अब आपने डॉग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो है उसका जो बेट है वो अपनी पॉकेट में रख लिया और डिसऑनेस्टली उसके डॉग को लेके चले गए। अब ये तो गलती हो गई ऑब्वियसली। यहाँ पे मैं ऑल्टरनेट आंसर देख लेते हैं, क्योंकि IPC के बदले अब आ चुका है BNS, तो उसका सेक्शन जो है रेफरेंस में दिस इज 303 सब सेक्शन 1, पुराने वाले में 378 379 था। BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या बोल रहा है? Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to taking such is said to commit a theft. आप सामने वाले कंसेंट के बिना डिसऑनेस्टली उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी अपनी कस्टडी में लेना चाहते हो तो वो गलत माना जाएगा, क्रिमिनल इंटेंशन माना जाएगा, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो वो यहाँ पे इन्होंने समझाया। फिर पॉइंट वाइज सेम बात लिखी। फिर बोला इन द इंस्टेंट केस A हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एज A डिसऑनेस्टली टेक्स द डॉग आउट ऑफ Z's पोजेशन विदाउट कंसेंट। 303 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स फॉर द पनिशमेंट। जो पनिशमेंट लिखी है वो आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। Provided that in cases of theft where the value of the stolen property is less than 5,000 rupees
and person is convicted for the first time shall upon return of the value of property or restoration of the stolen property shall be punished with community service। अब मैं आपको बता दूँ 303 वाला जो सेक्शन है, इस पे जो क्वेश्चन है ये आपके जून 25 के पेपर में भी था, दिसंबर 24 में। बहुत रेयर होता है कि सेम ही सेक्शन रिपीट कर दे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये रिपीटेशन किया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख के चल सकते हैं कि इस टाइप के प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड पॉइंट देखें, second point, in another case A threatened Z that he will keep Z's child in wrongful confinement। ओ धमकी, मेरा काम नहीं किया तो तेरे बेटे को उठवा लूँगा। unless Z will sign and deliver to A a promissory note binding Z to pay certain money to A। ये तो थोड़ा वो सिंघम टाइप का केस लग रहा है मुझे। Z signs and delivers the note, डरा धमका के पेपर साइन करा ली। IPC में इसका क्या इलाज है? वो नहीं था अपना जयकांत शिकरे वाला कैरेक्टर, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। ऑल्टरनेट आंसर ही देख लेते हैं, है तो BNS वाला ही मैटर। देखिए सेक्शन नंबर 308 मैटर है यहाँ पे एक्सटॉर्शन का। एक्सटॉर्शन में हमने वही देखा ना, फिरौती मांगना, डरा धमका के फैमिली मेम्बर को हार्म करेंगे ऐसा थ्रेट करके कुछ लिखवा लेना, पेपर साइन करवा लेना, दैट इज़ एक्सटॉर्शन। यहाँ पे एक्सटॉर्शन वाला ही मैटर है, तो एक्सटॉर्शन के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो इसको फेस करने पड़ेंगे, बाकी तो फिर सिंघम संभाल लेगा। क्वेश्चन 5C जो है वो अपने को सॉल्व करना नहीं है, लीज वाला पार्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उसको जाने देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 6 आ चुका है, बड़े जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं यार। पीछे के सेक्शंस में उतनी टेंशन है ही नहीं, सिर्फ पहले 2 सेक्शन में परेशान करते हैं, या पहला सेक्शन जो है उसी परेशान करते हैं। 6 वाले में तो आपको एक ही देखना है, C वाला जो केस है, बाकी के 3 तो अपने आप डिलीट हो गए। फ्रॉड वाला केस आ गया, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स टू ऑब्टेन अ बैंक लोन, IPC बैंकिंग रेगुलेशन, ओके, दोनों एक्ट में केस चल रहा है। दोनों एक्ट में उसको सज़ा हो सकती है, किसी एक ही में होगी। जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या बोलता है ये देख लेते हैं। चलिए इंटरेस्टिंग केस है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में ना ये बातें क्लैरिफाई की होती है कि आपको एक से ज़्यादा एक्ट में सज़ा हो सकती है, तो सज़ा प्लस हो जाएगी या फिर जो मैक्सिमम वाली है वो मिलेगी, दोनों ऑप्शन रहते हैं, उसी का रेफरेंस है यहाँ। सेक्शन 26 है रेफरेंस में नोट, और जनरल क्लॉजेज एक्ट अभी अपने मॉड्यूल में इतना डेप्थ में कहीं है नहीं, लेकिन रिलेट तो करवा ही सकता हूँ मैं आपको। वेर एन एक्ट और ओमिशन कंस्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर 2 or more enactments, then the offender shall be liable to be prosecuted and punished under either or any of those enactments, but shall not be liable to be punished twice for the same offense। ठीक है, किसी भी एक एनैक्टमेंट में उसको पनिश कर लो, दोनों में पनिश नहीं करना है, तो कोर्ट फिर क्या करेगा, मैक्सिमम वाली पनिशमेंट यूज़ कर लेगा, और क्या, उसमें दूसरी वाली भी तो कवर हो ही जाएगी। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन गिवन केस ऑफ 1969, a plain reading of section 26 shows that there is no bar to the trial or conviction of an offender under 2 enactments, but there is only a bar to the punishment of the offender twice। बात समझ आ रही, 2 बार उसको सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन दोनों कानून के हिसाब से उसको सज़ा दे सकते हैं, उसके लिए मना नहीं। इन अदर वर्ड्स द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट वेयर एन एक्ट और ओमिशन कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर 2 enactments, offender may be prosecuted and punished under either or both the enactments, but shall not be liable to be punished twice। सेम ही बात बोली, शिखा कैन नॉट बी punished twice for the same offense under IPC and Banking Regulation Act as per section 26, while she can be prosecuted under both the enactments. Any conviction and punishment must be confined to one enactment to avoid double jeopardy and ensure compliance with the law। किसी भी एक कानून को फॉलो करके आप सज़ा दे दो, सज़ा जो है ठीक है दोनों कानून की ही बात होगी, दोनों एनेक्टमेंट्स को ध्यान में रख के ही सज़ा सुनाई जाएगी, लेकिन दोनों को प्लस नहीं कर देंगे या 2 बार जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोशिश वैसी की जाएगी कि एक बार की पनिशमेंट में दूसरा एनेक्टमेंट भी कवर हो जाए। ये विचेवर इज हायर की तरफ ही जा रहे हैं। ये केस इससे पहले के पेपर में भी पूछा हुआ है, मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है, वापस भी 2 बार तो मेरे ध्यान में है कि लास्ट 5 साल में पूछा हुआ है, फिर से वापस रिपीट हो जाए तो यू नेवर नो, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। वेयर बाई एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or office on a certain day or within a prescribed period, then if the court or office is closed on that day, ये कहाँ चले गए, इसका तो यहाँ पे काम ही नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा एब्रप्ट एंडिंग कर दिया। एक्चुअली में ऐसा हो गया मैटर यहाँ पे कि कोर्ट जनरली फिर क्या करता है ना, मैक्सिमम वाली सज़ा सुनाता है। मैं इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो 2 एक्ट थे अपने, BSA वाला मैटर था और बैंकिंग रेगुलेशन था। बैंकिंग रेगुलेशन बोलता है ऐसे में 3 साल की जेल होनी चाहिए,
और BNS बोलता है 5 साल की होनी चाहिए। कोर्ट 5 साल वाली सज़ा सुना सकता है, तो उसमें 3 साल वाली तो कवर हो ही गई, समझ आ गया। तो पहले 3 साल दोनों में पैरेलली काउंट हो गए। तो इन शॉर्ट 5 + 3 8 नहीं करना है, मैक्सिमम 5 सुना दिया, दोनों कवर हो गए। तो यहाँ पे कोर्ट के पास रेफरेंस है कि वो दोनों एनेक्टमेंट को यूज़ करके सज़ा देगा, लेकिन 2 बार सज़ा नहीं देगा। एक ही सज़ा में दोनों चीज़ें कवर हो जाए वो हो सकता है। तो इन शॉर्ट प्रैक्टिकली विच एवर इज़ हायर की तरफ ही जाएगा, बट ऐसा लिखा नहीं। आप उसको समझा सकते हो कि इन प्रैक्टिस ऐसा होगा, बट लॉ में विच एवर इज़ हायर टर्म यूज़ नहीं किए। तो वो अगर आपने वैसा लॉ में लिख दिया तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। चलिए अब आ गया क्वेश्चन 6 कैपिटल A। सबसे पहला है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ। ये मैंने पढ़ाते टाइम बहुत बार बोला हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट लगता भी है, पढ़ के ही लगता है। प्रेसिडेंट्स का मतलब जो कोर्ट के जजेस के जजमेंट्स होते हैं, जहाँ पे एक्ट में कुछ नहीं लिखा है और वो अपने एंड से कोई फैसला सुनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ अ प्रेसिडेंट। इसमें 4 कैटेगरी के प्रेसिडेंट थे, ओरिजिनल, डिक्लेरेटरी, ऑथोरिटेटिव, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे। तो उसके बेसिस पे एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव और दूसरी ये कैटेगरी थी। तो ऐसे हमने पॉइंट्स देखे हुए, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, देख लो। परसुएसिव प्रेसिडेंट्स, एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव, कंडीशनली ऑथोरिटेटिव, ठीक है, ये पॉइंट्स थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी डायरेक्ट ही है, दिस इज एडमिन लॉ, रूल अगेंस्ट बायस। ये भी काफ़ी बार आता है, ये थोड़ा इसका लैटिन टर्म है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ठीक है। रूल अगेंस्ट बायस, पिक्यूनरी बायस, पर्सनल बायस, सब्जेक्ट मैटर बायस। मतलब आप खुद ही अगर केस से जुड़े हुए हो तो फिर आप उस केस के जज नहीं हो सकते। आइदर यू कैन बी अ पार्टी, यू कैन बी अ विटनेस, और यू कैन बी अ जज, दोनों नहीं हो सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन। तीसरा वाला जो है 6A का 3, देखें क्वेश्चन क्या है। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन 260 सब सेक्शन 1 ऑफ CRPC। अब ये बन चुका है आपका BNSS, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नाउ इट इज BNSS। देखें ऑल्टरनेटिव आंसर है, होना ही था। दिस इज BNSS। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, समरी ट्रायल वाला पार्ट जो है वो तो दिया हुआ ही है। तो देखिए अगेन घुमा फिरा के नहीं पूछा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, मुझे हार्डली ऐसा कुछ ध्यान में आ रहा है जो आपके वो मॉड्यूल या जो नोट्स मैंने दिए हैं उसके बाहर से पूछा हो। तो सारा कंटेंट जो है वो उसी में से है और ये आपके सामने है बिल्कुल। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं, जो अपना पहला सेक्शन पेंडिंग है उस पर चलते हैं ताकि फिर ये कंप्लीट भी हो जाए। 5 सेक्शंस तो काफ़ी क्विकली हमारे ख़त्म हो गए। पिछले पेपर में भी JIGL में हमने ये देखा था कि जो पहला सेक्शन था वो थोड़ा भारी था, उसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी रिलेट हो रही थी। पेपर में भी ऐसा ही होने वाला है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना है कि इतना पढ़ने के बाद प्रॉब्लम नहीं आता है। सिलेक्ट करके लिखोगे तो यहाँ 80 मार्क्स के पेपर में मुझे इतना इशू दिखा नहीं है अभी तक कि बने नहीं। और फिर जब स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते तो थोड़ा बुरा लगता है कि यार थोड़ा सा ध्यान दे दो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो पूरा डेटा है वो आपको समझाया हुआ है कि है क्या, उसके बेसिस पे थोड़ा पढ़ ही लेते हैं तो ही क्लैरिटी आएगी। कंसिडरेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो बात इन्होंने बताई है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन स्टेम्स फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग द आर्म ऑफ लॉ टू द एनफोर्समेंट ऑफ म्यूचुअल प्रोमिसेस ऑफ पार्टीज। A mere promise is not enforceable at law. If a promise to make a gift of ₹500 to B and subsequently changes his mind, B cannot succeed against A for breach of promise as B has not given anything in return. मैंने आपको बोला मैं आपको 5 लाख रुपए गिफ्ट करूँगा, आप खुश हो गए, बोले सर वाह थैंक यू सो मच। अगले दिन आपने बोला सर वो गिफ्ट बोला नहीं दे पाऊँगा सॉरी, आपने मेरे ऊपर केस कर दिया। बोले सर आपने बोला था, आपने प्रॉमिस किया था कि आप गिफ्ट में 5 लाख रुपए दोगे, आपने नहीं दिए, तो ये प्रॉमिस के सामने आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। बोला भाई मैंने प्रॉमिस किया ठीक है, आपने मुझे सामने ऐसा कुछ थोड़ी ना दिया है कि कोई ऑब्लिगेशन है कि मुझे 5 लाख देने हैं। मैंने गिफ्ट बोला था, मेरा मन नहीं है, मैंने माइंड चेंज कर दिया। तो कंसिडरेशन तब है जब सामने वाला कुछ परफॉर्म कर रहा है, मुझे उसके लिए पे करना है। अब आपने मुझे गुड्स सप्लाई किया और मैं आपका पेमेंट करने से मना कर दूँ तो प्रॉब्लम है। गिफ्ट वाले केस में तो मैं बैकआउट कर सकता हूँ। तो जब तक गिफ्ट हाथ में नहीं आए तब तक बिलीव मत करना, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझाइए। फंडामेंटल प्रिंसिपल करके फिर से समझाया है, रूल्स दे रखे। देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी, कंसिडरेशन मस्ट बी एन एक्ट ऑफ एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट वेग,
Although consideration must have some value, consideration must be lawful, consideration must be something more than promise is already bound to do. ठीक है, तो ये सब बता दिया। अब आपके इसके बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर देना है। Ram by a deed of gift made over certain property to her daughter Meera, directing her to pay an annuity to Ram's brother Raj, as had been done by Ram himself before he gifted his property. On the same day, Meera executed in writing in favor of donor's brother, agreeing to pay the annuity. 6 months later, Meera stops the payment. ये तो ऐसा हो गया कि मैं बेटा तुझे मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ, मेरे भाई का ध्यान रखना, तेरा चाचा है, इसको जो है खर्चा पानी देते रहना, मैं हर महीने इसको पैसे दे रहा था खर्चे के, मैं प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूँ, तू ये चीज़ कंटिन्यू रखना। तो पहले उसने हाँ बोला, बोले हाँ पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से पैसे वैसे दे दूँगी, चाचा ही हैं, कोई टेंशन मत लो आप। 6 महीने तक पैसे दिए, फिर पैसे देने बंद कर दिए। अब बोला कि जब पैसे देने बंद कर दिए तो उसके ऊपर केस फाइल हो गया। केस किसने फाइल किया? राज ने, जो उसका चाचा है, उसने केस फाइल कर दिया कि मेरे पैसे मिलने बंद हो गए। मीरा क्लेम दैट बिकॉज नो कंसिडरेशन हैज़ मूव फ्रॉम राज टू हर, देयर इज़ नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब मीरा बोल रही है कि कंसिडरेशन तो कुछ है ही नहीं, चाचा की तरफ से तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है, कोई गुड सर्विस जैसे तो कुछ है नहीं कि जिसके सामने मैं उनको पे करूं। तो बोले मेरा ऑब्लिगेशन नहीं बनता है। ये उसका आंसर है। अब हमें देखना है कि कितना सही है कितना गलत है। केस का रेफरेंस भी है। इन द गिवन सिचुएशन राम एग्जीक्यूटेड, अच्छा तो केस हो गया। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे बोला अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 कंसिडरेशन मे कम फ्रॉम द प्रोमिसी or any other person, meaning that a third party can maintain a suit. Therefore, it can be concluded that Raj has the right to sue Meera, even though she did not receive any consideration directly from him. The consideration provided by Ram when he transferred the land to Meera is sufficient. सीधी बात है ना यार, कंडीशन पे आपको गिफ्ट दिया था कि आप सामने वाले का मेंटेनेंस करोगे, तो कमिटमेंट तो आपने दिया ही था और आपने वो कमिटमेंट एक्सेप्ट किया, वो लायबिलिटी एक्सेप्ट की, तो आपको गिफ्ट मिला। फिर आप उससे बैकआउट करोगे तो वो ऑब्वियसली सही नहीं माना जाएगा। ये पॉइंट है। इसलिए बोला कि मीरा का जो प्रॉमिस है उसे मेंटेन करना पड़ेगा और राज ने जो क्लेम उसके अगेंस्ट फाइल किया है वो क्लेम सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। फर्स्ट वाला तो पूरा सेक्शन मेहनत ही लगता है। जनरल रूल इज दैट एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट लेज डाउन सर्टन एक्सेप्शंस। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन ही है। मैं डायरेक्ट वाला फिर डिस्कस नहीं कराऊंगा यार, वो तो एक बार आप रीड भी कर सकते हो, नॉट नीडेड। मैं डायरेक्ट वाला फिर डिस्कस नहीं करा रहा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट। थर्ड वाला आंसर क्या है? क्वेश्चन मैं यहाँ से देख लेता हूँ, आपके पास भी PDF है तो आप उसमें से देख सकते हैं। थोड़ा सा बार बार स्क्रॉल करने में टाइम बचेगा अपना। Alex promises to donate rupees 10,000 to a local animal shelter for their new facility. When the shelter requests for donation, Alex refuses. Can the management of the animal shelter take legal action? What would be your answer if the management of the shelter home had initiated some work on the basis of such promise made? ये रिपीट हुआ है, इसके पहले भी पेपर में सेम टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको शायद क्रैकर स्कैनर में कहीं पे मिल जाएगा। जो ग्रेटिट्यूअस प्रॉमिस की बात हो रही, मतलब मेरा मन किया चलो यार कुछ दान धर्म करते हैं, तो मैंने चैरिटेबल कॉज के लिए प्रॉमिस कर दिया और फिर मैंने बोला कि यार मैं नहीं पे कर पाऊँगा। तो ये कोई कंपल्शन में नहीं है कि भाई मुझे पे करना ही पड़ेगा। मैं डिनाई कर सकता हूँ कि यार मैंने तो बोला था लेकिन अब पैसे नहीं है तो मैं नहीं दे सकता, कोई भी रीज़न है, तो वो प्रॉब्लम तो यहाँ पर आएगा नहीं। लेकिन वो जो एक्ट वाला पॉइंट था ना, वो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, जो लास्ट वाला पार्ट है। अब देखो, आपने कमिटमेंट दिया कि सर हम डोनेशन देंगे, तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आप डोनेशन दोगे ना तो मैं शेल्टर होम में कुछ कंस्ट्रक्शन करवा सकता हूँ, तो मैं काम शुरू करवा दूँ। बोला हाँ सर करवा दो, आप पैसे मिल जाएंगे। अब आपके बोलने में मैंने काम शुरू करा दिया है, कुछ कॉस्ट लग चुका है, अब आप डिनाई कर दो तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके कमिटमेंट पे मैं आगे बढ़ा नहीं, तो मैं वो खर्चा करता ही नहीं, मेरे पास तो फंड्स थे ही नहीं। ये प्रॉब्लम यहाँ पे जो है बताई हुई है। If on the basis of the promise made by Alex, the management of the shelter home had initiated some work, Alex would be liable if know the purpose and also know that on the faith of the subscription, an obligation might be incurred. This is because the management undertook liability by initiating some work which they would have not done but for the promise of the promiser. सीधी बात है भाई, आपको पता था, अच्छा आप अनअवेयर थे तो बात अलग है, ये भी ऑल्टरनेटिव यहाँ पे बोला है। आपने मुझे प्रॉमिस किया 10,000 रुपये का, मैंने आपको बिना बताए काम शुरू करा दिया, अब आप बैकआउट कर गए,
बोले मुझे क्या पता, आप काम भी शुरू कर दोगे, मैंने बोला था लेकिन अब फंड्स नहीं है, तो आपकी गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताया था कि सर अगर आप पे कर रहे हो तो मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा देता हूँ, आप पैसे दे देना 2-4 दिन में, तब तक ये काम एटलीस्ट जल्दी स्टार्ट हो जाए, पेमेंट आपसे आएगा तब उनको कर देंगे। अब आपकी जानकारी में होने के बाद फिर आप डिनाई करोगे तो प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर समझाइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है। वैसे तो अगर ऐसा कुछ नहीं कि आपने पढ़ा नहीं हो तो आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इसको आंसर कर सकते हो। चलिए 4th वाला क्वेश्चन है वो देखें। D supplied tires to a wholesaler X on a condition that any retailer to whom X resupplied the tires, the retailer should promise X not to sell them to public below D's price list. X supplied tires to F upon this condition only, but nevertheless F sold the tires below D's price list. Discuss the legality if D claims any damages from F। अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैं सप्लायर हूँ, मैंने आपको गुड्स भेजे, मैंने बोला आगे आप रिटेलर को बेचोगे तो उसको बोलना कि जो प्राइस लिस्ट मैं दूंगा ना उस रेट से नीचे ये माल नहीं बेचे, नहीं तो मार्केट में रेट ख़राब होगा, ये मेरी कंडीशन है। आपने आगे यही बोल के बेचा, सामने वाले आपके रिटेलर्स बहुत सारे हैं, उनमें से किसी ने फिर क्या किया ना, बिलो प्राइस जो है गुड सेल करना शुरू कर दिया। अब इस सिचुएशन में मैं उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता हूँ, वो बात यहाँ पे हो रही है। देखो अब यहाँ पे क्या है ना, मैं सप्लायर हूँ आपका, आप आगे सप्लाई करते हो, तो आपका रिटेलर और मैं आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें रेफरेंस वही आएगा, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बोथ अंडर द इंग्लिश लॉ एंड द इंडियन लॉ फॉर वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो पार्टी ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे और आपके रिटेलर के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, तो मैं उस पर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, in this given situation, D supplied tires to a wholesaler X on a condition that any retailer to whom X resupplied the tire should promise X not to sell them to the public below D's price list. X supplied tires to F upon this condition only, but F sold the tires below the price list. जो गड़बड़ की किसने की, रिटेलर ने की, जिसको सप्लाई आपने किया। In the given situation, it can be seen that there was a contract between D and X and a contract between X and F। वो तो ठीक है, D cannot claim damages in the given circumstances as only a party to the contract can claim it, and he was not a party to the contract between X and F. Secondly, D had not given any consideration to F, and therefore there was no binding contract between these parties. Thirdly, D was not listed as an agent within the contract, therefore could not be included। मतलब डायरेक्ट कोई कनेक्शन था ही नहीं। तो D मतलब मैं जो हूँ, मैं होलसेलर के खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, लेकिन रिटेलर के खिलाफ तो नहीं ले सकता, कि उसने आगे क्या किया उससे कोई लेना देना नहीं है। और होलसेलर भी कहीं ना कहीं जो है वो क्या ही कर लेगा, एक बार आगे बेच दिया, होलसेलर रिटेलर के खिलाफ एक्शन लेगा, मेन सप्लायर होलसेलर के खिलाफ एक्शन लेगा, लेकिन मेन सप्लायर तीसरे रिटेलर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट में दोनों कहीं पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, या एक डॉक्यूमेंट में दोनों का नाम नहीं है। ये स्टोरी है। चलिए लास्ट पार्ट, द इंडियन लॉ रिकग्नाइजेज 3 काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन बट द इंग्लिश लॉ रिकग्नाइजेज ओनली 2। थियरी आंसर, एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड और प्रेजेंट, पास्ट। इंग्लिश लॉ में बोला है कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी हो सकता है, एग्जीक्यूटेड हो सकता है, बट पास्ट नहीं हो सकता। इंडियन लॉ रिकग्नाइजेज ऑल द 3 अबव। डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म। चलिए अगले पॉइंट पे चले। 1B है ना, पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, बैक टू बैक क्वेश्चन्स, 10-10 मार्क्स तो एवरेज हर पेपर में पूछते हैं। तो आप इन 3 चैप्टर्स को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, जो लास्ट 2 एग्जाम का ट्रेंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 1B वाला जो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का रेफरेंस दिया हुआ है। ये भी लास्ट चैप्टर या लास्ट पेपर जून 25 जो मैंने समझाया था ना, उसी के बेसिस पे चल रहा है, जिसमें बेसिक स्टोरी जो है वो आपकी 138 जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन सबसे पॉपुलर है, जहाँ चेक बाउंस होने पे हम सामने वाले को नोटिस भेज सकते हैं, उसी के रेफरेंस पे है। मैं डेप्थ में नहीं जा रहा बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने समझाया हुआ है जून 25 में। 138 का रेफरेंस दिया है, आप फिर से रिलेट कर सकते हो, फिर रिपीट क्यों करें। उसी की स्टोरी थोड़ा मैं पर्पसफुली क्विकली जाने दे रहा हूँ, अपना लेक्चर का टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाए। समन नोटिस इशू करवाने की बात हो रही है 144 के हिसाब से, ये भी इशू करवाया जा सकता है। ठीक है, कॉम्पनसेशन, इंटरेस्ट रेट पेमेंट, ओके।
तो ये मेनली आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो सेक्शंस हैं 138 से लेके 143, 144 की रेंज में उस पर बात हो रही है। और ये रिपीटेड टॉपिक है, तो एक बार आपको यहाँ से सॉल्यूशन देखना है तो आप देख के भी उसको रेफर कर पाओगे बड़े इजीली, तो रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आते आते आपका पूरा JIGL का जो पेपर है December 24 का, वो हमने रिलेट कर लिया। अब आपको कोई भी क्वेरी हो इसमें से तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इसी तरीके की वीडियोस जो है उसके ऊपर, या जो पेपर्स हैं आपके पास वाले, उस पर डिस्कशन करते रहेंगे, ताकि आपको क्लैरिटी आती रहे कि पेपर किस तरीके से पूछा जा रहा है और आपको एग्जाम में उसको किस तरीके से अप्रोच करना है। लास्ट वीडियो में जून 25 वाले में मैंने आपको बताया भी था, पेपर के प्रेजेंटेशन को लेकर हमने बात की थी, मार्जिन में नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, बुलेट नंबरिंग कैसे देना है, वो सारी बातें हुई थी। तो वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के चलना है और वैसे ही प्रेजेंटेशन करना है। तो प्रेजेंटेशन में अगर आप केयरलेसनेस दिखाओगे, नेग्लिजेंस दिखाओगे, इंस्टीट्यूट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके मार्क्स काटेंगे, और उनका राइट बनता भी है, वो सही भी अपनी जगह। आप प्रोफेशनल बनने वाले हो, नोटिस ड्राफ्ट करने वाले हो, लीगल डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्टिंग आपके हाथ से होगा। और अगर आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन की हैबिट नहीं है, या वो क्लीन और क्लैरिटी से काम करने की हैबिट नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ फ्यूचर में एक पूरे प्रोफेशन को जो है इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए इंस्टीट्यूट उस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और नया पेपर कोई और एग्ज़ाम का हम डिस्कशन में लेंगे। थैंक यू सो मच।